Students, now we'll continue with the metallurgy portion. In the previous lecture, we have discussed about the methods how we can concentrate the ore. तो हम देखो दोबारा से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से ही, मीन्स हमें डेली रिवाइज करना पड़ेगा तभी हम अगले पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस ये किया था कि मेटलर्जी में क्या होता है कि हमें डिफरेंट मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना होता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है कि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है ओर को पाउडर की फॉर्म में, और पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर और देखो और अभी मेटल प्रेजेंट नहीं होता, कभी भी प्योर मेटल नहीं होता है, वो और होता है। उस और के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे सैंड सॉइल उनको अलग कर देना है, अब आपको और मिलेगा। तो जो आपने वो सैंड सॉइल को अलग किया वो मेथड था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और उसमें हमने मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और उसके अलावा लीचिंग भी कर लिया था। यही सारे मेथड्स थे। आज हमें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट से पहले देखो कि हमें लास्ट में क्या मिला था। देखो आफ्टर दी कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या मिला आपको? प्योर ओर, प्योर मेटल नहीं, प्योर ओर मिला। जैसे कि Al2O3 मिला था, यू ऑब्टेन दिस बाय द लीचिंग प्रोसेस। आपको मिला था Fe2O3, ये मिल सकता है मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक। ऐसे ही Cr2O3 ये भी मिल सकता है मैग्नेटिक सेपरेशन से, बिकॉज क्रोमियम हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। MnO2 की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो ये भी मैग्नेटिक सेपरेशन से मिल जाएगा आपको। ZnS ये मिला था आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। PbS लेड सल्फाइड ये मिला था आपको फ्रोथ फ्लोटेशन से, ठीक। ऐसे ही ZnCO3 मिलेगा आपको, CaCO3, ठीक। तो ये कुछ आपके पास ओर्स हैं, दीज आर दी ओर्स जो आपको मिले थे आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब हमारा देखो नेक्स्ट मेथड क्या होगा। देखो हमारा क्या मेन पर्पस है, इन सब में से मेटल को निकालना। जैसे कि यहाँ से एल्यूमिनियम को निकालना, यहाँ से आयरन को, यहाँ से क्रोमियम को, ठीक। इसका मतलब इन मेटल के साथ में जो नॉन मेटालिक पार्ट जुड़ा हुआ है, देखो समझो, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना है आपको, जो नॉन मेटालिक पार्ट, और हमेशा रखना याद मेटल के साथ में विद दी मेटल प्लस नॉन मेटालिक पार्ट ही जुड़ सकता है, ठीक। तो ये आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पता चल गया कि जो दूसरा पार्ट होगा मेटल के साथ में वो क्या होगा, नॉन मेटालिक। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर सल्फर, यहाँ पर कार्बोनेट कार्बोनेट। तो ये ऑक्सीजन सल्फर कार्बोनेट, दीज आर द नॉन मेटालिक पार्ट, और अब इसको रिमूव करना है। और इसके बाद भी हमें ज़रा ध्यान रखना, मेटल प्योर नहीं मिलेगा, क्रूड मेटल मिलेगी। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि नॉन मेटेलिक पार्ट को रिमूव करके क्रूड मेटल को लेना। आज इसी पे डिस्कस करना है हमें, ये सेकंड लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद लास्ट स्टेप को डिस्कस करेंगे। नाउ सी, अगर हम देखो मेटल के अंदर जो नॉन मेटेलिक पार्ट है, अब मेटल कैसी होती हैं हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। अगर कोई सब्सटेंस मेटल लूज़ नहीं कर सकता तो आप उसको कभी भी मेटल नहीं बोल सकते। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नॉन मेटेलिक पार्ट क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है, ठीक। आप जरा समझ जाना, ये हम कर चुके हैं +1 रिडक्शन चैप्टर, रिडॉक्स चैप्टर में, कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूव हो उसे बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें करनी है रिडक्शन। ब्रॉडली इसको बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ ओर। हमें क्या करनी है, रिडक्शन ऑफ ओर। यानी कि देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ये बात समझ आती है। ऑक्सीजन में बड़े आराम से समझ आएगी आपको, डेफिनेशन के अंदर था ना ये कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ओर। तो यहाँ तो ऑक्सीजन चला गया चला गया चला गया, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन था वहाँ तो आपको टेंशन रही नहीं, अपने आप समझ आ गया कि ये क्या हो गई, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बट इसके अलावा ये पार्ट जाएंगे, इन्हें भी रिडक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि रिमूवल ऑफ द नॉन मेटेलिक पार्ट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक।
अब रिडक्शन ऑफ ओर जो है ये आपका आज का स्टेप होगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, अभी आप अगर थोड़ा ध्यान दो, हमारे पास 3 टाइप के ओर्स हैं। कौन कौन से? जिनके पास, एक तो वो जिसके पास लगा हुआ है ऑक्सीजन, इन्हें बोलते हैं ऑक्साइड ओर। ये सल्फाइड के ओर हैं और ये है कार्बोनेट के ओर। नाउ सी देखो, इन मीन्स जब आप रिडक्शन करते हैं ना, तो जो ऑक्साइड ओर है उसको रिड्यूस करना सबसे आसान है। ऑक्साइड के ओर को रिड्यूस करना सबसे आसान है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेटल के साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसको रिमूव करना सबसे आसान रहेगा। और अगर सल्फ़र लगा हुआ है या कार्बोनेट लगा हुआ है तो इसको रिड्यूस करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स इट वुड बी हाईली एक्सपेंसिव। और हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि हर प्रोसेस जितना हो सके इकोनॉमिकली बेटर हो, मीन्स कम से कम उसमें एक्सपेंस हो, खर्चा कम से कम हो। अब साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन को रिमूव करना आसान है, लेकिन सल्फ़र और कार्बोनेट को रिमूव करना मुश्किल है। तो रिडक्शन ऑफ ओर से पहले भी एक स्टेप होगा। अब वो मैं स्टेप इसके बाद ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें हमें डिफरेंस करना पड़ रहा है। पहले आपने और सारे ले लिए, अब इसमें जो ऑक्साइड के और थे उन्हें छोड़ दो, लेकिन जो ऑक्साइड के और नहीं हैं उन्हें कन्वर्ट करो इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ऑक्साइड के और नहीं हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड के और में। अब 2 ही टाइप के और हैं, या तो देखो ये है जैसे ZnS या PbS, ये सल्फाइड के और हो गए। दूसरा कौन सा है, ZnCO3 या फिर CaCO3 कार्बोनेट का और है। ठीक, एक टाइप और ले सकते हो, वो बहुत रेयरली यूज, बट फिर भी Fe2O3-H2O मीन्स इसमें कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, मतलब कि और के साथ में कुछ मॉइस्चर चिपका हुआ है। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3, एक सल्फ़र, एक कार्बोनेट और एक जिसके साथ थोड़ा वाटर के मॉइस्चर जुड़ा हुआ हो। अब हमें करना क्या है, इनको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। अब ज़रा ध्यान दो, ये आप 10th में कर चुके होंगे। यहाँ 2 प्रोसेस काम आएंगी, एक का नाम होता है कैल्सिनेशन और दूसरी प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एज वेल एज रोस्टिंग। अब देखो, what is the meaning of roasting and what is the meaning of calcination। देखो, रोस्टिंग आपने सुना होगा वर्ड, रोस्ट करना किसी चीज़ को, जैसे फूड को भी रोस्ट कर देते हैं, चने को रोस्ट कर देते हैं। ठीक है, इवन यू कैन रोस्ट द ब्रेड आल्सो। तो रोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में गर्म करना, हीट करना। तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन। अगर आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो उसे बोलते हैं रोस्टिंग। तो एक तो आप रोस्टिंग कर सकते हो, करते हैं अभी। एक होता है प्रोसेस कैल्सिनेशन। तो बस रोस्टिंग का अगला जो है ना वो कैल्सिनेशन होगा, मीन्स उसका उल्टा होगा, यानी कि इसमें हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में आप इसको एयर की प्रेजेंस में नहीं करोगे, एयर की एब्सेंस में करेंगे। अब देखो, रोस्टिंग का मतलब ओपन में इसको हीट करना, ओपन मीन्स एयर में। अब कैसे करोगे आप, देखो समझो, ऐसे और जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, किसमें है, इसमें देखो, इन सल्फर वाले में ऑक्सीजन नहीं है। बस देखो, इसमें CaCO3 में एक यहाँ पर है ऑक्सीजन, CO3 में यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको आप करो ओपन में। तो जैसे कि ZnS है, मीन्स यहाँ पर देखो, अब याद भी कर सकते हो आप। तो याद करने का तरीका ये आएगा कि सल्फाइड के ओर की क्या होती है, रोस्टिंग। सल्फाइड के ओर की क्या होगी, रोस्टिंग होगी। इसको हम ऑक्सीजन की हेल्प से हीट करेंगे। अब क्या होगा, सल्फर विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन और ये क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा ZnO प्लस SO2। ऐसे ही यहाँ पर भी PbO प्लस SO2। ऑल्दो मैंने इसकी बैलेंसिंग नहीं की है, वो बाद में कर लेंगे, बैलेंसिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी हमें। तो आपने क्या किया, सल्फाइड के ओर्स को
सल्फाइड के ओर्स को ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। इसको हीट करने से क्या हुआ कि आपके क्या बन गए, ऑक्साइड के ओर, यू ऑब्टेन द ऑक्साइड्स ओर। बट जो और जिनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑल्दो इसमें हम जैसे यहाँ यूज़ करते हैं सल्फाइड, ऐसे ही कैल्सिनेशन के लिए हम बोल देते हैं कार्बोनेट। तो वर्ड जैसे सी से सी, कैल्शियम से, यहाँ पे कैल्सिनेशन सी से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनेट भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो कार्बोनेट के ओर के लिए ZnO या फिर CaCO3, इसके ओर के लिए आप इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मीन्स आपने क्या किया, ओर को ना किसी चैम्बर में ले लिया और उस चैम्बर में कोई ऑक्सीजन नहीं है, उसमें आपको हीट करना है, बर्न नहीं करना है, जस्ट हीट करना है। तो जब हीट करोगे, और देखो पता भी होगा आपको, कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO2। तो यहाँ देखो ये टूट जाएगा ZnO प्लस CO2। देखो CO3 था ना, एक O अलग हो गया, क्या बना, CO2, और जो O अलग हुआ पहुंच गया Zn के पास। ऐसे ही CaCO3 बहुत बार किया है आपने, ये बनता है CaO प्लस CO2। तो देखो भाई ये हो गया, जो थे आपके पास ऑक्साइड के ओर, नो प्रॉब्लम, जो ऑक्साइड के नहीं थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें आपने, ऑक्साइड के ओर में, इधर बाय द रोस्टिंग और बाय द कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये बन गए आपके ऑक्साइड के ओर। अब अगर वाटर लगा हुआ है, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ये O2 और लगाया हुआ है, आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन दिया हुआ है, सिंपल हीट कर दोगे तो ये Fe2O3 अलग और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ये भी क्या हुई आपकी कैल्सिनेशन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था, नो नीड टू गिव ऑक्सीजन टू दिस। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, नाउ अब देखो, अब जरा समझ लेना आप क्या हुआ। हमने सभी के सभी पहले ऑक्साइड, सभी के सभी ओर्स को कलेक्ट कर लिया। उन ओर्स में जिनके पास ऑक्सीजन थी वेल एंड गुड, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं थी उनको हमने ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके लगाए, या उसकी कैल्सिनेशन की या फिर रोस्टिंग की। अब क्या हुआ, आफ्टर कैल्सिनेशन रोस्टिंग, अब जितने भी ओर हैं, जैसे कि सभी के सभी, एल्यूमिनियम का ओर हो गया, Fe2O3 हो गया, जिंक का भी यही हो गया, PbO भी यही हो गया, ठीक है, Cr2O3, MnO2, सभी के सभी और आपको मिल गए ऑक्साइड की फॉर्म में। अब इनको रिड्यूस करेंगे क्योंकि ऑक्साइड के ओर की रिडक्शन इजी है, तो अब इनको हम रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो भाई, रिडक्शन के भी बहुत सारे मेथड हैं और पर्टिकुलर मेटल के लिए अलग अलग मेथड लगेंगे। मीन्स आप एक ही मेथड से हर एक ओर को, ऑल्दो दीज आर ऑल ऑक्साइड बट मेटल अलग अलग है, कोई लेड का ऑक्साइड है, कोई क्रोमियम का ऑक्साइड है, तो मेटल की प्रॉपर्टी भी अलग होती हैं। तो उसके बेसिस पर हमें अलग अलग ओर लेने होते हैं, सॉरी मेथड लेने होते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे सस्ता, मीन्स जिसमें सब कम से कम खर्च आए, वो मेथड है बाय द यूज़ ऑफ द कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये तरीके हैं जिससे कि आप ऑक्साइड के ओर को रिड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ZnO है, अब आप इसको कार्बन से कर दो। देखो कार्बन हमारा मतलब क्या है, कार्बन का कोल, ठीक है, और कोल कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो कार्बन हमारे लिए बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, दैट्स वाई कार्बन का यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा मेथड रहता है। अब देखो क्या होता है, पता है आपको, कार्बन ऑक्सीजन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। CO2 तो भी बनता है ना, CO या CO2 तो भी बनता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो जिंक अलग हो गया, ठीक, जिंक अलग हो गया, और इधर से CO अलग हो गया, C और O। और आप चाहो तो इस ZnO को CO के साथ भी कर सकते हो रिड्यूस। अब क्या होगा, CO2 बाहर, जिंक प्लस CO2, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मीन्स कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके आप ऑक्साइड्स को ईजिली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीप मेथड हो गया, जैसे कि Fe2O3
प्लस सी, तो क्या बन गया Fe अलग 2 होंगे, इधर से CO, ठीक है। और अगर CO लोगे तो यहाँ पर CO2 बन जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ रिड्यूस करने का। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे कि मैग्नीज, क्रोमियम, उनको ना आप इजीली कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते। रीज़न है कि कार्बन का जो ऑक्साइड है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस इसकी रिडक्शन करने की पावर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। अब देखो मेटल्स जो है ना, मेटल्स वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, एंड दे विल एक्ट लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। और रखना याद, एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम Al इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं इस केस में। जैसे कि मैंने क्या कहा है, Cr2O3 या MnO2, इसको आप सिंपल तरीके से कार्बन की हेल्प से नहीं कर सकते। क्रोमियम और मैग्नीज में जो बॉन्ड होगा बिटवीन द क्रोमियम ऑक्सीजन या मैग्नीज और ऑक्सीजन, ये कार्बन की हेल्प से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लगा दो एल्यूमिनियम Al प्लस Al। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है देन द क्रोमियम, मोर देन मैग्नीज, ये इसके जो ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो यहाँ पर क्रोमियम अलग हो जाएगा और इधर बन जाएगा Al2O3। ऐसे ही यहाँ Mn अलग हो जाएगा और Al2O3 अलग हो जाएगा। अब क्योंकि अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम हीट करना पड़ता है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीट होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी, इसको एल्यूमिनो बोल दो या एल्यूमिनियोथर्मी बोल दो। एल्यूमिनोथर्मी, ठीक, मीन्स एल्यूमिनियम की थर्मी मीन्स गर्म, हीट। तो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट करना। अब ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसके बेसिस पर अगर हम बोलें तो इसका नाम होता है यहाँ पर गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ ही रहेगा, गोल्ड GOLDSCHMIDTH, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, गोल्ड स्मिथ थर्माइट THERMITE, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस नाम है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो उसने अपने थर्माइट का मतलब हीट हो गया, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड और स्मिथ दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक। अब इसका एक स्पेशल केस भी है, ये तो जनरल केस हो गया कि आप एल्यूमिनियम का यूज़ करके एक, अगर आप ऑल्दो देखो आप Fe2O3 को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, किया था मैंने अभी इसको। लेकिन अगर आप इसको एल्यूमिनियम से करते हो तो इस केस में होता क्या हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है देन द आयरन, तो ये बना देगा, आयरन अलग हो जाएगा और Al2O3 बना देगा। लेकिन यहाँ इसको हम कब करते हैं, मीन्स हमारा यहाँ पर इसका एम जो है ना, यूजुअली रिड्यूस करना नहीं होता है, ये काम आती है थर्मल वेल्डिंग के। ये प्रोसेस किस में काम आती है, थर्मल वेल्डिंग। देखो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उसकी हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अगर हम आयरन के ओर को एल्यूमिनियम के साथ में हीट करें तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में अपने आप भी और हीट निकलती है, और उस हीट निकलने की वजह से जो आपको बाद में मिलता है आयरन, वो मिलता है लिक्विड फॉर्म में। किसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। और फिर क्या करते हैं, जैसे आपका रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को वेल्ड करना आसान नहीं है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये उस जगह काम आती है प्रोसेस। क्या करेंगे, वहाँ पर ही प्रोसेस करेंगे, आपको जो मिलेगा आयरन वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, उसको वो उसी के ऊपर डाल देंगे, तो फटाफट उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। एक कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं थर्मल वेल्डिंग। सो व्हाट इज थर्मल वेल्डिंग, व्हेन द ओर ऑफ द आयरन इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ हीट वी गेट द आयरन इन लिक्विड फॉर्म,
विच कैन बी यूज फॉर द वेल्डिंग। ठीक, ये हो गई आपकी सेकेंड टाइप की रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी, गोल्डस्मिथ प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, और यू कैन से इट ऑल्सो एज द थर्मल वेल्डिंग। ठीक, चलो 2 तरीके से हो गई। अब एक तरीका और होता है, बड़ा ही अच्छा मेथड है, इसे हम बोल देते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन या फिर इसका एक नाम और होता है ऑटो रिडक्शन। देखो, ऑटो या सेल्फ का मतलब होता है इट सेल्फ, अपने आप होने वाला, अपने आप जो रिडक्शन होती है सेल्फ या ऑटो रिडक्शन कहते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि कार्बन का यूज़ किया, CO का यूज़ किया या एल्यूमिनियम का किया, कोई नहीं। या तो सिंपली इसको हम हीट कर देंगे सिंपली एयर के प्रेजेंस में। जैसे कि मान लो आपके पास हुआ ये कर लेते हैं Al2O3, सिंपली हीट करोगे, Al2 मत लेना, वैसे आप यहाँ पे Fe ले लो क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए फिर अलग प्रोसेस दी हुई है। Fe2O3, Fe अलग, O2 अलग, सिंपली हीट करना था आपको, ऑल्दो इसको करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करेंगे। तो सिंपल हीट करने से भी ऑक्साइड का और हीट करोगे, बॉन्ड टूट जाएगा बिटवीन द ऑक्सीजन एंड मेटल और आपको मिल जाएगी एक क्रूड मेटल। ये देखो यहाँ जो मिलेगी ये मेटल नहीं होगी, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, दैट्स व्हाई इट इज क्रूड मेटल। तो सिंपल एक तो तरीका हो गया, आपने इसको सिंपली हीट कर दिया बिना किसी प्रेजेंस ऑफ कोई भी आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ नहीं करोगे। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तरीका और भी है, वो क्या, ज़रा समझना, मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे कि ये हुआ, ठीक, या कुछ बाकी कुछ भी देख सकते हैं हम। देखो इसमें क्या करो आप, जो एक आपके पास और है किसी मेटल का, उसको उसी मेटल के ऑक्साइड के ओर के साथ में ट्रीट कर दो। ये दोनों ही मेटल देखो, HgS सिल्वर सल्फाइड, सॉरी मरकरी सल्फाइड एंड मरकरी ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ओर को उसी मेटल के ऑक्साइड ओर के साथ में आप ट्रीटमेंट कर दो। अब क्या होगा, S और O अलग हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Hg, एक Hga एक Hga, और प्लस अलग क्या हो जाएगा, SO2, 2 O है, इसके लिए 2 लगा दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये बैलेंसिंग भी हो गई। तो यहाँ पर क्या थर्ड मेथड के मतलब क्या हुआ, सेल्फ रिडक्शन में, सेल्फ रिडक्शन में या तो आप एक काम करो, या तो इसको आप सिंपली हीट कर दो, अदरवाइज यू ट्रीट द नॉन ऑक्साइड ओर ऑफ द मेटल विद द सेम मेटल्स ऑक्साइड ओर। तो ये मेटल का नॉन ऑक्साइड ओर हो गया, उसी मेटल का, उस सेम मेटल का ही ऑक्साइड ओर, नॉन ऑक्साइड एंड ऑक्साइड, उसमें भी अब देखो क्योंकि सेम ही मेटल यूज हुई है, कोई दूसरी मेटल का यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ। ठीक, सेल्फ रिडक्शन। ठीक, ये हो गया आपके पास मेथड। और अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट प्रोसेस पर। देखो भाई, वो होती है हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है, उसको हम हाइड्रो मेटलर्जी भी बोल देते हैं, हाइड्रो मेटलर्जी, या फिर उसे हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब पता है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस करता है, और इन्हें कर चुके हैं एक्चुअल में। जो हमने लीचिंग की थी, लीचिंग में हमने जो सिल्वर या गोल्ड के लिए प्रोसेस ली थी, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, वो सेम प्रोसेस इसका एग्जांपल भी चली जाएगी। क्यों, देखो ये मेथड हम अप्लाई करते हैं लिक्विड फॉर्म के लिए। किसके लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए। जैसे कि ना आपके पास हमने लीचिंग में क्या किया था, एक सॉल्वेंट लिया था KCN
लिक्विड फॉर्म थी, उसमें सिल्वर का डाल दिया था हमने और ठीक, और या गोल्ड का और उसका बनाया था साइनाइड, और फिर उसको हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल से रिप्लेस करवाया था, वो हुई थी डिस्प्लेसमेंट। तो हाइड्रोमेटलर्जी या डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एक रिएक्शन का मिक्सचर लेते हैं। तो जैसे कि मैं दोबारा ले रहा हूँ, सेम वही एग्जाम्पल जाएगा जो लीचिंग में लिया था मैंने मैकआर्थर साइनाइड फर्स्ट प्रोसेस में, कि मैंने मेटल ली थी जैसे कि Ag लिया था और फिर क्या किया था, उसको हमने साइनाइड CN, आप KCN या आपके पास जो है वो ले सकते थे यहाँ पे NaCN, KCN, या मैंने सिंपल CN नेगेटिव ले लिया, मतलब वो वाटर में घुल चुका है, और इसको हमने फिर वाटर में डिज़ोल्व करके क्या किया था, ऑक्सीजन को इसमें किया था, यहाँ पे डाला था, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। और फिर क्या हुआ था, मैं बाकी कुछ नहीं लूँगा, सिंपली फिर क्या हुआ था, आपके पास AgCN होल ट्वाइस और ऊपर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, ये बना था। बाकी आपके पास बने थे वहाँ पर KCN या वो ठीक, और OH नेगेटिव, मैं खाली ये ले रहा हूँ AgCN ट्वाइस नेगेटिव। और फिर क्या करो, ये जो बना है AgCN ट्वाइस, और फिर हमने क्या किया था, इसको मोर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि देखो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, वो इसको रिप्लेस कर देती, तो क्या होता, Ag अलग हो जाता, ठीक। बाकी आपके पास Z, ये फिर अलग बनता क्या यहाँ पर, ZnCN टाइम्स 4 2 नेगेटिव बन जाता। मीन्स क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की, और ये सब हो रही है लिक्विड फॉर्म में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक, चलो, और अब इसके बाद एक अलग मेथड है, तो रिडक्शन का ही, बट एक स्पेसिफिक मेथड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखो अभी तक हमने जितने मेथड्स लिए वो सिंपल मेथड थे, अब एक जो लास्ट मेथड बचा हुआ है वो एक स्पेशल केस है, मींस एक ही मेटल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ऑल्दो वो मेथड का यूज़ करते हैं हम जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हों, जैसे कि बहुत रिएक्टिव कौन सी हैं, अल्कली अल्कलाइन, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। इन मेटल्स को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब आप Na को रिड्यूस करना आसान नहीं है, Na अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। इवन इसकी हाइड्रोमेटलर्जी करनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी हाइड्रोमेटलर्जी के लिए हमें मोर रिएक्टिव मेटल की जरूरत पड़ेगी, जैसे वहाँ जिंक लिया था हमने, लेकिन इससे रिएक्टिव मेटल कोई होती ही नहीं है। और अगर मान लो मैं कोई ले भी लूँ, जैसे कि आप कहो कि कोई और ले लेता हूँ मैं, जैसे जिंक ले लिया, जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकते हम बाय हाइड्रोमेटलर्जी। क्यों? क्योंकि जिंक को रिड्यूस करने के लिए, मीन्स कुछ लगा हुआ है जिंक के साथ में, मान लो यहाँ पर जो भी कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक, तो जिंक को रिड्यूस करने के लिए जो हमें मेटल चाहिए यहाँ पर, मोर रिएक्टिव मेटल, वो वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगी, तो हम जिंक को भी हाइड्रोमेटलर्जी से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई वी कांट रिड्यूस द जिंक बाय हाइड्रोमेटलर्जी, बिकॉज फॉर द हाइड्रोमेटलर्जी अ मोर रिएक्टिव मेटल इज रिक्वायर्ड एंड द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम दे रिएक्ट विद द वाटर। ये क्वेश्चन है एक आपका एनसीईआरटी का, ठीक। अब मैं आ रहा हूँ एल्यूमिनियम के ऊपर, स्पेशल है, इसकी रिडक्शन होती है बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर की थी, उसका नाम था होल, HALL, उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था हेरोल्थ, HEROULTH, होल हेरोल्थ प्रोसेस, इसका नाम होल हेरोल्थ प्रोसेस भी है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या होल हेरोल्थ प्रोसेस है, ये एल्यूमिनियम के लिए स्पेसिफिकली यूज़ की गई है। ऑल्दो हमारे पास सिलेबस में ये केवल एल्यूमिनियम के लिए है, बट इट कैन बी यूज फॉर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक अल्कली अल्कलाइन मेटल, अल्कली अल्कलाइन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप एक चैम्बर ले लो स्टील का, ठीक, और इसको अंदर से कवर कर दो कार्बन से। किससे कवर कर दो? कार्बन से। और इसमें यहाँ पर
एक प्लेट के साथ में ये रोड ले लो। ये रोड किसकी है? ग्रेफाइट की। ठीक है, ये ग्रेफाइट्स की रोड ले ली और अब आपने क्या किया, एक बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। इतना हाई वोल्टेज करंट हो कि जो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का ओर लेंगे, देखो उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है, आपको लेना है सॉलिड फॉर्म में ही, पर इतना हाई करंट पास करो कि ये गर्म होने की वजह से मोल्टन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, थिक लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे, जो इनर लाइनिंग है ये वाली, इसको बना देंगे हम एनोड। ठीक है, सॉरी, इसको बनाएंगे कैथोड, गलत बोल दिया है मैंने। इसे क्या बनाएंगे? कैथोड। और जो ये है इसे बना देते हैं एनोड। देखो एनोड कैथोड डिपेंड करता है कि किस आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ में जोड़ा हुआ है, समझ जाओगे आप। देखो कैथोड पर क्या आते हैं? कटायन। कटायन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो ये जुड़ा होगा, सॉरी कटायन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, दैट्स वाई कैथोड किस बनेगा अगर जुड़ेगा नेगेटिव से। अब अनायन, एनोड क्या होता है? जहाँ पर अनायन आते हैं, अनायन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो एनोड पर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ताकि उसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज अनायन आ सकें। कैथोड पर कटायन आते हैं, एनोड पर अनायन आते हैं। ठीक, अब कैथोड की तरफ तभी कटायन आएंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज हो। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज हो गया, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब सेल के साथ जुड़ेगा इसके। अब क्या हुआ, देखो यहाँ एक और थोड़ी सी पॉइंट होता है, वो ये कि एल्यूमिनियम का ना मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं होती, और इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें लिक्विड फॉर्म में, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और फिर हमें इसमें से करंट भी पास करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो करंट का पास होना ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, ताकि इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाए और ये जल्दी मेल्ट हो जाए, हम यूज़ करते हैं एक सब्सटेंस का, उसे बोलते हैं क्रायोलाइट, CRYOLITE, क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, रख लेना याद, काम आएगा ये Na3AlF6। और एक और सब्सटेंस जिसे फ्लोरोस्पोर बोलते हैं, CaF2, फ्लोरोस्पोर, SPAR, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार जो है वो क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्रायोलाइट का यूज़ करते हैं, साथ में CaF2 ऐड कर देते हैं। ठीक, अब इसमें करंट छोड़ो, ये बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो पता ही है, आपके पास है Al2O3। जब आप इसको बहुत हाई वोल्टेज करंट दोगे, ये जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो किस में टूट जाएगा? एक तो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में, और किस में टूटेगा? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में, कि ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, टूट गया। अब क्या होगा, देखो पता ही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पर क्या होगा, ये एल्यूमिनियम जा करके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? Al, बस। यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा नीचे, क्योंकि ये कैथोड है, यहाँ जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम। और एनोड पर क्या होगा, देखो क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ, पूछ सकता है एग्जाम में, गिव द रिएक्शन फॉर द होल हेरोल्थ प्रोसेस। तो एनोड पर क्या होगा? एनायन, वो क्या है? O नेगेटिव। ये क्या करेगा, इसको 2 लिख दो, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा? O2, और इलेक्ट्रॉन बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब देखो भाई, ये एल्यूमिनियम यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे यहीं से ही। अब मैं ये मेथड को मैंने अलग क्यों बोला था, एक्चुअल में क्या है, इस मेथड के बाद जो आपको मेटल मिलेगी ना, वो क्रूड नहीं होगी, वो 100% प्योर मेटल ही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज किया है। पता है आपको इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एटम के लेवल तक जा रहे हैं हम। अब देखो एल्यूमिनियम के अंदर तो कोई इम्प्योरिटी नहीं हो सकती ना, एक एटम के अंदर, ये तो मतलब हुआ एक एक एटम जा रहा है यहाँ पर। तो जब हम एटम के लेवल तक पहुँच जाते हैं तो कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती। दुनिया का सबसे प्योर चीज़ क्या है? एटम। तो एटम अपने आप में सबसे प्योर है, तो यहाँ इम्प्योरिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं आई। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक
रिडक्शन के बाद हमें रिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं मिलती, क्योंकि आपको प्योर मेटल मिल गया। नो क्रूड मेटल, यू हैव ऑब्टेन नाउ द प्योर मेटल। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन विल गिव यू अ प्योर मेटल, एंड बाय दिस द मेथड, ऑल द मेथड्स ऑफ द रिडक्शन आर नाउ कंप्लीट। ओके, मोर देन हाफ चैप्टर इससे ख़त्म हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रिफाइनिंग का रहेगा, वो हम कल करेंगे। और उसके बाद रिफाइनिंग के बाद हमें कुछ एक इंडिविजुअल मेटल करनी है, तो मैक्सिमम 2 or you can say 3 videos are more required to complete this chapter. Okay, now thank you.